हेलो फ्रेंड्स, आइए इस मानसून की आधुनिक विचारधाराओं के बारे में आज हम समझते हैं कि मानसून क्या है और इस मानसून को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। हमारे भारत देश के लिए ये मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी हमारी कृषि और हम जल के स्रोत के रूप में मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारी 90% से अधिक वर्षा मानसून से होती है। ये मानसून जब वर्षा लेकर आती है तो हम गा उठते हैं, पूर्वा सुहानी आई रे। कैसे हमें इस लू से और मई जून की गर्मी से राहत मिलती है। और सारे देश के अंदर अगर हम बात करें भारतीय जलवायु की तो एक नाम से ये देश जाना जाता है कि हमारी जलवायु मानसून प्रकार की है। यहाँ पर मानसून का बहुत अधिक प्रभाव है क्योंकि हमारा जीवन, इसके ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। तो इस मानसून को समझना, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत अधिक जरूरी है। क्यों मानसून कभी कम आता है, कभी देर से आता है, कभी इसके अलग अलग इसमें गैप्स पड़ जाते हैं। ऐसे क्या कारक हैं जो मानसून की पवनों को प्रभावित करते हैं। आज इसके बारे में हम ये जानकारी इकट्ठी करते हैं और समझते हैं कि मानसून क्या है। सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि मानसून एक तरह की सामयिक पवन है। वो पवन है जो गर्मी में और सर्दी में जिसकी दिशा विपरीत हो जाती है, दिशा परिवर्तन हो जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून समुद्र से स्थल की ओर और शीतकालीन मानसून स्थल से समुद्र की ओर चलता है। ये इनकी दिशा विपरीत हो जाती है। इनको हम सामयिक पवनों के नाम से इस मानसून को हम जानते हैं। आइए ये हमारे भारतीय ट्रेडिशनल सीजन जिनको हम कहते हैं, ये हमारा भारतीय कैलेंडर के हिसाब से आप अपने घरों में अपने पेरेंट्स से, आम जनजीवन में हम ये सुनते हैं कि अब बैसाख का महीना है, अब चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ या सावन का महीना है, ऐसे हम सुनते हैं। तो हमारे उत्तरी भारत में और मध्य भारत में 6 ऋतुएं कही जाती हैं। 6 अलग अलग ऋतुएं हैं। अगर हम इन ऋतुओं को समझें तो ये बसंत ऋतु है, फागुन और चैत्र का महीना है, मध्य फरवरी से मध्य अप्रैल तक 2 महीने के लिए ये कहा जाता है कि बसंत है। फिर ग्रीष्म आती है, तब हम कहते हैं कि ये बैसाख और ज्येष्ठ का महीना है, मध्य अप्रैल, मिड अप्रैल से मिड जून तक। देन वर्षा का महीना है, आषाढ़ और श्रावण हम इसको बोलते हैं, जून और अगस्त के बीच के दिन। फिर हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु। ये 6 अलग अलग भारतीय, हम हमारे मौसम के हिसाब से हमारे उत्तरी और मध्य भारत के अंदर ये 6 ऋतुएं 2-2 महीने की गिनी जाती है। हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे विक्रमी सम्मत के अनुसार ऐसे 2-2 महीने की 6 ऋतुएं कही जाती हैं जो कि हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है। मानसून क्या है? हम बचपन से सुनते आए हैं कि मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। वो पवनें जो ग्रीष्म काल में और शीतकाल में जिनकी दिशा विपरीत हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद ये वर्षा लेकर आती है और शीत ऋतु हमारे उत्तरी भारत में शुष्क रह जाती है। सिर्फ तमिलनाडु और पांडिचेरी में ही वर्षा होती है। ये हमारा मानसून कहलाता है और हम इसको चौमासा, 4 मास वर्षा वाले भी बोलते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये लगभग 4 महीने। 1 जून को जहां केरल में वर्षा शुरू होती है तो सितंबर के अंत में मानसून लौट जाता है। ये चौमासा कहलाता है, 4 महीने का मानसून कहलाता है। अब ये मानसून आने में हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं। एक क्लासिकल थ्योरी है
और एक मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत सिद्धांत है और मॉडर्न थ्योरीज में जो हमारे साइंटिस्ट आजकल नई नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से ये अलग अलग फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे वायु राशियों का एक सिद्धांत है, तिब्बत के पठार का क्या हमारे इस मानसून पर प्रभाव है, जेट स्ट्रीम की थ्योरी है, और एक एल नीनो, ला नीना या एनसो, सदरन ऑसिलेशन, ये एक थ्योरी है। ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो हमें मानसून की भविष्यवाणी करने में हमारी मदद करती है। ये सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून, इसको हम चिरसम्मत सिद्धांत बोलते हैं। सदियों से हम पढ़ते आए हैं कि जो तपेगा सो बसेगा। जितनी अधिक गर्मी होगी उतनी अधिक बारिश होगी। मई और जून के महीने में यहाँ तापमान 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री तक भी बढ़ जाता है। वायु दबाव कम रहता है। दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें हिंद महासागर से जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती हैं, ये पवनें हमारी इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती, साउथ वेस्ट मानसून हो जाता है। इस न्यून दबाव को भरने के लिए मानसून आता है। ये ग्रीष्मकालीन मानसून है। यह है शीतकालीन मानसून। इसको हम कहते हैं कि सितंबर ऑनवर्ड पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ, स्नोफॉल होने लग जाती है, तापमान कम और वायु दबाव अधिक हो जाता है। उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनें दक्षिण गोलार्ध में न्यून वायु दबाव की ओर इस तरह से चलती हैं, तो ये पवनें शीतकालीन मानसून की पवनें कहलाती हैं। और सिर्फ तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में ये सर्दियों में वर्षा करती है। अब ये स्थल समीर, समुद्र समीर का एक बहुत बड़ा रूप है। ये तो हर साल होता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी ये कम, कभी ये अधिक क्यों होता है। क्या हम वर्षा का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अपने किसान भाइयों को या अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इतनी वर्षा होगी, सूखा होगा या बाढ़ होगी, कैसा समय आएगा, ये हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग मॉडर्न थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यहाँ समझ लेनी जरूरी है। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, हम ये वायु दबाव और पवनों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा के पास इक्वेटोरियल लो डोलड्रम्स की स्थिति है, जहां नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दोनों सन्मार्गी पवनें आपस में मिलती हैं। इसको ITCZ कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से ये हमने अलग अलग सेल्स दिखाए हैं, हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। यहाँ ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है क्योंकि ये मानसून के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये डायग्राम आपको याद कराने के लिए जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसको हम याद करा रहे हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं फ्लोन्स कंसेप्ट, इसको कहा जाता है। फ्लोन महोदय ये कहते हैं कि मानसून की पवनें कोई अलग पवनें नहीं है। दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें हमारे यहाँ चलती हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो ये सारी की सारी पवनें जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, ये सारा का सारा उत्तर दिशा में शिफ्ट कर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मानसून पवनें कोई अलग पवनें नहीं है। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, जो ये दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों की मिलन स्थली है, यहां पर भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें चलती है संतुलित करने के लिए, वायुमंडल में वायु दबाव को संतुलित करने के लिए। और जैसे ही ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स उत्तर दिशा में स्थानांतरित होती हैं, ये पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेती हैं और जो इक्वेटोरियल लो, भूमध्य रेखीय न्यून वायु दबाव का नॉर्थ
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, जैसे जैसे वो स्थानांतरित होता है वो भारत के अंदर इस तरह से वर्षा करते हैं। देखिए ये हमारा स्थानांतरण है पवनों का, कैसे मार्च और सितंबर के महीने में भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जून में ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, तो सारी पवन पेटियां उत्तर की तरफ 10 डिग्री तक स्थानांतरित हो जाती हैं और दिसंबर में यही पवन पेटियां दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। ये पवनों पेटियों का स्थानांतरण ही मानसून लेकर आता है। ये ITCZ नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन बन जाता है और इक्वेटोरियल लो भारत, मध्य भारत की ओर शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण वर्षा आती है। देखिए हम ये दो मानचित्रों से इसको हम समझ सकते हैं। ये आप देखिए ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स लाल रंग से दिखाई गई हैं और ये येलो कलर से हमारी दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स दिखाई गई और यहाँ ये वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स बन जाती है। जैसे ही फेरल के नियम के अनुसार इनकी दिशा पछुआ हो जाती है। दिस वन इज नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, उत्तरी अंतर उपोषण कटिबंधीय अभिसरण केंद्र, ये भारत में शिफ्ट हो जाता है। देखिए यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये इन पवनों की मिलन स्थली यहाँ पहुंच जाती है, जिसके कारण वर्षा आती है। ये फ्लोन महोदय का विचार। फिर विंटर के अंदर ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन देखिए भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थानांतरित हो जाता है। साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन दक्षिण की तरफ स्थानांतरित हो गया तो ये पवनें जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड थी इनकी दिशा बदल गई और ये दक्षिण की तरफ पहुंच गया। फ्लोन महोदय का ये विचार है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि मानसून कब कितना आएगा, कितनी वर्षा होगी, ये सब हम जानना चाहते हैं। इसके साथ हम मानसून को जोड़ना चाहते हैं और हमारे सामने कंसेप्ट आई जिसको हम बोलते हैं तिब्बत के पठार का कार्य। तिब्बत का पठार किस तरह से मानसून पवनों को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि तिब्बत का पठार, ये हिमालय, ये तिब्बत का पठार है। चारों तरफ से ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों से बर्फ के ढके हुए पहाड़ हैं। लगभग क्षेत्रफल 45 लाख वर्ग किलोमीटर और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4 से 5 हजार मीटर औसत ऊंचाई। इसके कारण जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, उत्तर में स्थानांतरित हो जाता है, ये तिब्बत का पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक तप जाता है, गर्म हो जाता है और इसमें से इस तरह से एक वायु राशि का जन्म होता है। या आप ये कहिए, ये जो आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज पवनें चलने लगती हैं, ये हमारी पवनों की दिशा इस तिब्बत के पठार से दिखाई दे रही और इसके कारण एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पूर्वा जेट स्ट्रीम, जो कि वियतनाम से और इधर अफ्रीका की तरफ चलती है, ये 15 डिग्री अक्षांश के आसपास चेन्नई के पास होती है। महीने में ये उत्तर में स्थानांतरित हो जाती है। इसको सीजनल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं और ये जेट स्ट्रीम हमारे यहाँ जो न्यून वायु दबाव के केंद्र हैं, डिप्रेशंस हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस या मानसून ट्रफ्स हैं, उनको खींचकर, उनको स्टीयर्स करके ले आती है और ये वर्षा को प्रभावित करते हैं। यहाँ हम देख लीजिए कि अगस्त में यही ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम 15 डिग्री पर और सितंबर में इसकी स्थिति 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 22 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों में पहुंच जाती है। यानी भारत में वर्षा के जो न्यून वायु दबाव के केंद्र हैं उनको स्टीयर करने में, उनको लेकर आने में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी ये एक पैदा अपना कार्य करती है। अब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या है, कितनी गति से चल रही है, कितना ये डेवलप्ड है, कितनी विकसित है,
ये सब हमारे वर्षा को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक इस पर अपनी नज़र रखते हैं और इसके विकास होने, इसके विकसित होने की क्रिया से मानसून की हमारी जो है वो भविष्यवाणी करते हैं। एक और जेट स्ट्रीम, जिसको हम पछुआ जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम एक बहुत तेज गति से हवा की नदी कही जाती है, जो ट्रोपोपास या 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है, जिसकी गति बहुत ही अधिक रफ्तार से चलती है। ये 300 से 500 किलोमीटर के जो है वो रफ्तार तक हो जाती है। हम ये भी देखते हैं कि ये अलग भग हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर इस पृथ्वी के चारों ओर सर्कमपोलर इन नेचर कही जाती है, ये पाई जाती है। ये हमारे ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है और ऊपरी वायुमंडल में जो इसकी स्थिति है वो है गर्मी के अंदर 35 से 40 डिग्री नॉर्थ और सर्दी के अंदर ये है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। हिमालय पर्वतों के दक्षिण में सर्दियों में और हिमालय पर्वत के उत्तर में ये शिफ्ट हो जाती है। जैसे जैसे हमारा सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ स्थानांतरित होता है तो ऐसे ये भी स्थानांतरित हो जाते हैं। साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि ये पछुआ जेट स्ट्रीम भारत के अंदर शीतकालीन पवनों को लेकर आती है और इसके शिफ्ट होने के साथ, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आने के साथ हमारे यहाँ मानसून की पवनें आती हैं। ये जो तिब्बत का पठार था ये एक हीट इंजन की तरह काम करता है और किस तरह से पवनों को लेकर आता है, ये सब कंसेप्ट एक दूसरे के साथ जुड़ी। देखिए इस मानचित्र में आप बड़ी आसानी से इस वेस्टर्ली जेट को समझ सकते हैं। ये सर्दी की वेस्टर्ली जेट ब्लू कलर से हिमालय पर्वत की जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं इसके उत्स्थापित है, यहाँ दिखी जा सकती है। और ये देखिए दिस इज सीजनल इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम, ये दक्षिण भारत के इस मैदानी भाग से ईस्टर्ली जेट आपको नजर आ रही है। ये दोनों जेट स्ट्रीम, इनकी गति और इनका स्थानांतरण, इनका विकसित होना, इनकी स्थिति क्या है, ये सब जानकर हमारे वैज्ञानिक हमें मानसून से जोड़कर हमें बताते हैं कि मानसून किस प्रकार का कहां कैसा होगा। अब ये हमारे पास 3 अलग अलग मॉडर्न कंसेप्ट्स कही जाती हैं, ला नीना, एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन। आजकल ये बहुत अधिक चर्चा में है कि ये हमारे मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें प्रशांत महासागर के साथ हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग के साथ जुड़ी हुई हैं। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे वैज्ञानिक मानसून से जोड़कर हमें समझाते हैं। सबसे पहले ला नीना। ला नीना का अर्थ है स्पेनिश नेम फॉर द लिटिल गर्ल। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कोल्ड इवेंट। एक ये भी शब्द कहा जाता है कि पानी का तापमान कम, प्रशांत महासागर का तापमान जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर कम और उत्तरी पूर्वी सन्मार्गी पवने, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स एंड लो टेम्परेचर, इसको ला नीना बोलते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो सूखा पड़ता है और हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन वर्षा अच्छी होती है। ये नॉर्मल कंडीशंस कही जाती है। दूसरी कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं एल नी। पेरू देश के मछुआरे जब कभी मछलियां पकड़ने समुद्र में जाते तो दिसंबर में क्रिसमस के आसपास जब जल का तापमान अधिक हो जाता तो उन्हें मछलियां कम पकड़ने को मिलती। ऐसे में वहां उस गर्म जल की धारा को उन्होंने नाम दे दिया एल नीनो, चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास ये धारा उत्पन्न होती है
और इस धारा के प्रभाव से दक्षिण अमेरिका में अधिक बारिश होती है, लेकिन हमारे यहाँ आने वाला मानसून कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, अब इस सब चीजों को हम आपस में जोड़कर मानचित्र से समझेंगे तो आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। तीसरी व्यवस्था है, इसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। हमारे प्रशांत महासागर के और हमारे एशिया के हिंद महासागर के ऑस्ट्रेलिया और एक तरफ हमारा दक्षिण अमेरिका, दोनों महाद्वीपों के बीच में एक सीसा, जो बच्चे हमारे खेल खेलते हैं, ऊपर नीचे वाला खेल, जिसमें तापमान के साथ जोड़ दें तो प्रशांत महासागर का तापमान कम, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के डार्विन क्षेत्र में तापमान अधिक, यहाँ तापमान अधिक तो यहाँ तापमान कम। इसको सदर्न ओसिलेशन का नाम दिया गया है और ये हमारे इस वायुमंडलीय पवनों को प्रभावित करता है, जिससे मानसून भी प्रभावित होता है। और अगर हम इस एल नीनो और इसको जोड़ दें तो ये एनसो बन जाता है। इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। हमारे सर गिलबर्ट वॉकर महोदय ने सबसे पहले इस सदर्न ऑसिलेशन को पहचाना, जाना और हमें बताया। देखिए यहाँ ये आसानी से डायग्रामेटिकली मानचित्र से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले ला नीना, ये ला नीना की अवस्था है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये हम्बोल्ट की धारा या पेरू की ठंडी धारा कही जाती है और ट्रेड विंड्स के प्रभाव में ये इक्वेटोरियल वार्म करंट्स पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं। दिस इज नॉर्मल। ऐसा होता है कि ये नॉर्मल कंडीशंस कही जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और ये आपका दक्षिण अमेरिका और ट्रेड विंड्स वाला पार्ट। लेकिन जब कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती है एल नीनो की, सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, ये इस जल की जो गति है, जो दिशा है, वो उल्टी हो जाती है। साउथ अमेरिका के आसपास ये सारा का सारा पानी जो है वो उल्टी दिशा में, तापमान बढ़ जाता है, दिशा बदल जाती है। इसको हम बोलते हैं एल नीनो आया है, राइट। वार्म वाटर का मूवमेंट, यहाँ तापमान अधिक है और इस तरह से उल्टा सिस्टम बन जाता है, यहाँ हम इसको बोलते हैं। इसको और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए ये एल नीनो वाली अवस्था है। इधर हमारा ये लीमा पेरू, बीच में तहिती आइलैंड्स और इधर डार्विन पोर्ट ऑस्ट्रेलिया। देखिए नॉर्मल कंडीशन में पानी की दिशा पूर्व से पश्चिम और ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको हम अपवेलिंग कहते हैं। जब ऐसी अवस्था होती है तो प्लैंकटन भी अधिक और हमारे यहाँ मछलियां भी बहुत अधिक पाई जाएंगी। लेकिन जैसे ही एल नीनो आ जाएगा, तहिती आइलैंड्स, यहाँ तापमान अधिक हो गया। यहाँ तापमान अधिक होने से लो प्रेशर हो गया, पवनों की दिशा में परिवर्तन हो गया, एल नीनो हो गई। जो ठंडा पानी ऊपर आ रहा था, वीक अपवेलिंग, पानी का ऊपर आना जो करंट्स था उसमें प्रभाव पड़ गया। ये करंट्स हमारी चेंज हो गई, इसके कारण ये एल नीनो बन गई या हमारे यहाँ तापमान का फर्क पड़ गया। देखिए इसको इस प्रशांत महासागर के मानचित्र से समझते हैं। यहाँ पर लीमा पेरू, तहिती आइलैंड्स एंड हियर इज डार्विन पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ला नीना के समय यहाँ ठंड होगी, लीमा पेरू में तापमान कम होगा और धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा डार्विन की तरफ। लेकिन एल नीनो होगी तो यहाँ तहिती का भी तापमान बढ़ जाएगा। हमारे वैज्ञानिक इन तापमान के आधार पर, तापमान की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के आधार पर एल नीनो की भविष्यवाणी होती है और उस एल नीनो से जुड़ी हुई भविष्यवाणी, उसके कारण मानसून के पवनों का कमजोर होना जुड़ जाता है और हमें भविष्यवाणी मिल जाती है कि मानसून किस प्रकार का होगा। आइए अब हम इसको सैटेलाइट पिक्चर से समझते हैं।
ये ला नीना की स्थिति है। देखिए इधर ये ब्लू कलर ठंडे पानी को दर्शा रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हुए गर्म पानी आपको नजर आ रहा है। दिस इज ला नीना। और इधर हम देखते हैं कि एल नीनो की स्थिति में ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के पास कितनी गर्म और पैसिफिक ओशन से ये सारा का सारा जल का तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ये एल नीनो की अवस्था कही जाती है। यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम मानसून की सटीक भविष्यवाणी, सही भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स की मदद से, अलग अलग आंकड़ों की मदद से, अलग अलग सैटेलाइट पिक्चर्स और रिमोट सेंसिंग की मदद से ये सब कार्य कर रहे हैं और हमें एक सटीक सही भविष्यवाणी देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह से और मॉडल बनाकर मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज की भविष्यवाणी कर सकेंगे और अपने किसान भाई को बता सकेंगे कि वो किस समय अपनी फसलों की बिजाई करें, कब वर्षा आने वाली है और किस तरह से ये मानसून की पवनें चलेंगी, कमज़ोर होगा, किस तरह का होगा, कितने प्रतिशत वर्षा होगी। ये सारे कार्य हमारे साइंटिस्ट जो भी मौसम से जुड़े हुए हैं, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इस पर कार्य करते रहते हैं, अलग अलग मॉडल्स हमें प्रोवाइड करते रहते हैं और वर्षा की भविष्यवाणी करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।